चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी ने सरकारी खरीद में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया और ऐसे में विभागीय खरीदारी में गुणवत्ता पारदर्शिता को तरजीह दी है। विभाग ने 4 साल में 9,442 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है। देश में जैम पोर्टल से सरकारी खरीदारी में नंबर 1 हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैम पोर्टल से ही सरकारी विभाग कर सकती है खरीदारी। यूपी ने गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को पछाड़ा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाने को लेकर प्रतिबद्ध है और ऐसे में देखिए पारदर्शिता लाने की यहां पर बात कही है। तमाम राज्यों को पिछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश इस गुणवत्ता में सबसे आगे निकलकर सामने आया है। चलिए आइए ग्राफिक्स के जरिए और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जैम पोर्टल से विभागों ने खरीदारी की। साल 2017-18 में 602 करोड़ की खरीदारी और साल 2018-19 में 1,674 करोड़ की खरीदारी। साल 2019-20 में 2,401 करोड़ रुपए की खरीदारी और साथ ही साथ साल 2020 और 21 की बात किया जाए तो 4,675 करोड़ की खरीदारी हुई है। ऐसे में 4 सालों में करीब 9,442 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। इसके लिए 2 बार केंद्र सरकार ने यूपी को अवार्ड भी दिया है। साल 2018 में यूपी को केंद्र सरकार ने बेस्ट बायर अवार्ड दिया और ऐसे में बात अगर 2019 की किया जाए तो साल 2019 में यूपी को केंद्र सरकार की तरफ से बेस्ट उत्तर प्रदेश माना गया। कुछ और जानकारी लीजिए अब ग्राफिक्स के जरिए। इन राज्यों को पिछाड़ चुका है यूपी नंबर 1 पर आ गया है। कौन कौन सा राज्य है हम आपको जानकारी देते हैं। गुजरात जिसमें है, गुजरात 4,030 करोड़ और वहीं दिल्ली की अगर बात किया जाए तो 3,145 करोड़, मध्य प्रदेश में 3,084 करोड़, महाराष्ट्र में 2,545 करोड़, वहीं बिहार की अगर बात किया जाए 1,992 करोड़, छत्तीसगढ़ में 1,992 करोड़, उड़ीसा की अगर बात किया जाए तो 1,261 करोड़, जम्मू कश्मीर में 1,239 करोड़, आंध्र प्रदेश में 1,129 करोड़, पंजाब में 1,098 करोड़, चंडीगढ़ में 921 करोड़, तो कर्नाटक में 843 करोड़। यूपी ने इन सभी राज्यों को पिछाड़ दिया है, यानी कि 9,442 करोड़ की खरीदारी की गई है। ये हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दी। बात लखनऊ की कर लेते हैं। सीएम योगी की आज अहम बैठक पुलिस कमिश्नरों के साथ ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों के साथ ये बैठक होगी। वाराणसी और कानपुर के पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक होगी। शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। सीएम योगी बंगाल से लौटने के बाद ये अहम बैठक करेंगे। तो आज अहम बैठक होगी कमिश्नरों के साथ और ऐसे में क्या कुछ इस बैठक में चर्चा होगी ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। हालांकि हम अंदाजा लगा सकते हैं कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त करने को लेकर कमिश्नरों के साथ बैठक होगी। गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर भी, लखनऊ के कमिश्नर भी इसमें शामिल होंगे। कानून व्यवस्था और भी ज्यादा दुरुस्त हो, कमिश्नरी लागू है इन शहरों में और ऐसे में इसको लेकर ये अहम बैठक की जाएगी। बंगाल के बाद मतलब लौटने के बाद, बंगाल से सीधा लौटने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस कमिश्नरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक करेंगे। जायजा लेंगे कानून व्यवस्था में कितनी ज्यादा सुधार आए और क्या कुछ करने की जरूरत है और कुछ दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरी लागू है और ऐसे में वहां के कमिश्नरों से भी बातचीत करेंगे इस बैठक के जरिए।
मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस मामले में जांच पड़ताल शुरू है। बाराबंकी पुलिस मऊ के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर अलका रॉय से बंद कमरे में बातचीत और पूछताछ हो रही है। एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका रॉय पर मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर अलका रॉय पर मुख्तार को मदद पहुंचाने का आरोप है। अलका रॉय पर धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज है और ऐसे में अब उनसे बंद कमरे में पूछताछ हो रही है। तमाम पूछताछ में अब अलका रॉय क्या कुछ बोलती हैं ये तो पूछताछ के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन अहम ये पूछताछ मानी जा रही है। माफिया मुख्तार के एम्बुलेंस मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है पुलिस की और यही वजह है कि अलका रॉय को एक बार फिर तलब किया गया और वहां पर उनसे पूछताछ जारी है। एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका रॉय पर मुकदमा दर्ज है। धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ मुख्तार को मदद पहुंचाने का भी आरोप है और ऐसे में सबसे ज्यादा रडार पर अलका रॉय है। अलका रॉय के हॉस्पिटल के ना रजिस्टर थी एम्बुलेंस और ऐसे में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। एसपी ने मुकदमा दर्ज कराया है। अब लगातार पूछताछ जारी है। क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। सवाल के घेरे में पंजाब की पुलिस भी और अलका रॉय का हॉस्पिटल और अलका रॉय भी है कि आखिर मुख्तार को ये एम्बुलेंस उपलब्ध क्यों कराई गई, इस तरीके की मदद क्यों, क्योंकि आरोपी है मुख्तार अंसारी और ऐसे में उसकी मदद करना कहीं ना कहीं जुर्म को बढ़ावा देना है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बंद कमरा में अलका रॉय से पूछताछ हो रही है। धोखाधड़ी का भी आरोप है। अलका रॉय पर मुख्तार को मदद पहुंचाने का भी आरोप है। तमाम मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उसी बाबत अलका रॉय से पूछताछ हो रही है। डॉक्टर अलका रॉय से बंद कमरे में पूछताछ हो रही है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। अब तक की जो अपडेट है माफिया मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में। तो खबर सुल्तानपुर से है, जहां पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, संगठित अपराध को समाप्त किया है। वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी लिस्टेड माफिया गैंग अब सक्रिय नहीं है। माफियाओं के दिन अब लग गए हैं और ऐसे में साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी 350 से ज्यादा सीट जीतेगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। खास कार्यक्रम में पहुंचे कानून मंत्री, राज्य कानून मंत्री, और उन्होंने ये सारी बातें रखी है। मुख्तार अंसारी मामले में भी उन्होंने अपनी बात रखी और ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर भी उन्होंने सीट की काउंटिंग भी बता दी। उन्होंने कहा 350 तक सीटें जीतेगी बीजेपी। कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था यूपी में सबसे ज़्यादा दुरुस्त है, अपराधियों की समाप्ति हो रही है, कोई भी गैंग सक्रिय नहीं है। अब कचहरी के लिए हम लोग आए थे तो 62 लाख रुपए हमने कचहरी में अधिवक्ता चैम्बर्स के लिए दिया था और उसका निर्माण शीघ्र शुरू होगा और अधिवक्ताओं को कचहरी के बीचों बीच में आने जाने में दिक्कत होती है और एक नए परिसर की भी तलाश जारी है। लगभग 60 एकड़ लैंड हम जो भी डिमांड है हम सब कुछ पूरा करें। उधर बागपत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने राकेश टिकैत पर हुए हमले पर बोलते हुए कहा है कि स्कूली बच्चों को उकसाया जा रहा है। बच्चों को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में और क्या कुछ कहा है नरेश टिकैत ने, अभी आपको कुछ ही देर में सुनाते हैं। 4 तारीख रखी थी पहली, 17 तारीख थी, फिर 4 रखी तो आते जाते रहे। नहीं, जो पेटी के साथ हमला हुआ है, हमले में क्या आगे की रणनीति है, किनको आप दोषी मानते हैं? तो वहाँ स्कूल के बच्चे थे, इस तरह तो पता नहीं किसने उलसा रखे थे, इस तरह की बात में चाहते हो। बच्चे हैं, उन्हें अपने भविष्य के बारे में देखना चाहो, राजनीति में ना ज़्यादा हिस्सा ले।
इस हमले में भाजपा नेताओं का कोई हाथ, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि भाजपा नेताओं ने हमला नहीं करवाया? होगा तो उन्हीं का सहारा कहना मोटा पर गलत बात है। इस तरह के किसान आंदोलन को दूसरी तरफ को नहीं घसीटना चाहता। अब आगे आंदोलन की क्या रणनीति है? किस तरह के आंदोलन तो चल ही रहा, आंदोलन में तो कुछ हुआ ही नहीं। आंदोलन सीधा रुख करते हैं खबरों का। औरैया से खबर मिल रही है, पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक के घर पर बुलडोजर चला है। जनक दुलारी इंटर कॉलेज का 1/3 हिस्सा ढाया गया है। दोहरे हत्याकांड में आरोपी है सपा का पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक। वकील और उसकी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। औरैया से यह खबर, बुलडोजर चला कमलेश पाठक के घर। दरअसल कमलेश पाठक का पूर्व सपा एमएलसी है और उस पर दोहरे हत्याकांड का आरोप है। यूपी पुलिस का शिकंजा कसता हुआ तमाम अपराधियों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीर आपके सामने औरैया की, जहां पर बुलडोजर चलता हुआ घर पर नजर आ रहा है। तोड़ दिया गया है इस घर को पूरी तरीके से। गुंडे और बदमाशों की अब खैर नहीं, और ऐसे में उन्हें सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रतिबद्ध है। सख्त है उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस भी, और यही वजह है कि बख्शा नहीं जाएगा तमाम अपराधियों को और बदमाशों को। दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक के घर बुलडोजर चला। सपा एमएलसी के विद्यालय जनक दुलारी इंटर कॉलेज का 1/3 हिस्सा प्रशासन ने ढहा दिया। बताया जा रहा है 15 मार्च 2020 को दिन दहाड़े अधिवक्ता और उसकी बहन को पुलिस की मौजूदगी में जमीनी विवाद को लेकर गोली मार दी। बढ़ेंगे आगे, उन्नाव की खबर मिल रही है। बीजेपी नेता समेत 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेता आनंद अवस्थी ने कोविड एक्ट का उल्लंघन किया, बिना परमिशन जनसभा आयोजित की। जनसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं हुआ। बिना मास्क जनसभा में लोग शामिल हुए। जनसभा में आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ाई गई। पंचायत चुनाव के चलते ये जनसभा की गई थी। तो अहम जानकारी, अब कोई भी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, चाहे वो बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो। देखिए, इस पर कार्रवाई हुई, 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपदा अधिनियम के तहत दरअसल ये महामारी है, महामारी को रोकना सबका दायित्व है, और ऐसे में जनप्रतिनिधि जब ऐसा करेंगे, जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को नहीं निभाएंगे तो जनता तक क्या संदेश जाएगा। पंचायत चुनाव है, मास्क और 2 गज की दूरी बनाना बहुत जरूरी है। जनसभा किया और ये दोनों नियम नदारत रहे। उधर प्रयागराज से खबर मिल रही है, गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया। आग लगने से 300 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिंगापुर कछार का यह मामला है। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने, धू धू कर ये फसल जलती हुई दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। किसान कैसे अपने फसल को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आग का तांडव देखने के लिए आसपास के लोग एकत्रित हो गए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में जंगलों में और फसलों में आग लग जाती है। कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी कारण ही नहीं पता होता है। ज़्यादा तपिश की वजह से भी आग लग जाती है। अपने आग और भूसे को बचाते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। अमूमन ऐसी तस्वीर देखी जा सकती है। प्रयागराज की ये तस्वीर है। गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। 300 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। किसान को बड़ा नुकसान। आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। कैसे धू धू कर ये फसल जल रही है। राज बहादुर संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राज बहादुर, कैसे लगी ये आग? क्या आग पर काबू पा लिया गया है अब?
जैसा कि बता दें, नवाबगंज थाना क्षेत्र के कतार का जो मामला है, जो 300 बीघा गेहूं में अचानक आग लग जाती है। एकदम वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जब जिले की जानकारी डीएम भानुचंद्र गोस्वामी होती है तो मौके पर एसडीएम तोराव और पीओ तोराव पहुंचकर जायजा लेने लगते हैं। तो दमकल की गाड़ियां कई प्रयास कर रही हैं जो आग बुझाने में अभी नाकाम है, जिसमें से भारी पुलिस प्रशासन जिले स्तर से निकला हुआ है जो कि आग बुझाने पूरा प्रयास कर रहा है। जो कि पानी की व्यवस्था न होने की वजह कि ग्रामीण बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए, क्योंकि आज के 2 दिन पहले 1000 बीघा की फसल जली थी। वही बगल आज 300 बीघा फसल जलकर राख दिया। कहीं कहीं फसल में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? क्या अभी तो इतनी गर्मी आई नहीं है, मई जून की गर्मी बाकी है, अभी ही इस तरह से फसल में आग लगने लगेगी, जंगलों में आग लगने लगेगी तो आलम क्या होगा आने वाले समय में? वजह क्या बताई जा रही, कारण क्या है? जैसे कि बता दें, ग्रामीणों से अगर जानकारी ली गई तो ये अचानक प्राकृतिक कहर बता रहे हैं, जो कि पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। कछार का मामला है जो कि पानी की काफी दूरी पड़ता है। ये अचानक आग लगी है, जो कि वहाँ कोई घनी बस्ती भी नहीं है। जिस जगह आग लगी है कि कोई चिंगारी को भी नहीं है, न बिजली के खंभे हैं, कुछ ऐसी वो नहीं है, जो कि अचानक आग लग जाती है। तो इस पे डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने पीओ फूलपुर एसडीएम को लगाया है कि आग लगने का कारण क्या बन रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट दिया जाए। अब ग्रामीणों को जो फसल जली हुई है 24 घंटे के अंदर में इनको राहत मुहैया किया जाए, जो शासन का निर्देश है। चलिए, प्रशासन मदद पहुंचाए ये भी कह दिया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, आगरा की बात कर लेते हैं। युवक ने अवैध हथियार लहराया है, बिना लाइसेंस के हथियार लहराता बेखौफ ये युवक दिखाई दिया। हथियार लहराते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया और उसके बाद वायरल होता हुआ दिखाई दिया। बता दें आपको, पिनाहट कस्बा थाना पिनाहट क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर खुद पिस्तौल के साथ अपनी फोटो को इस युवक ने वायरल किया है। मामला ये आगरा का है, बेखौफ बदमाश। बढ़ेंगे आगे, झांसी जिला अधिकारी आंध्र यहां से पंचायत चुनाव को लेकर गरौठा तहसील के गुरसराय ब्लॉक में नामांकन स्थल का जायजा लिया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल जनपद में आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हुआ है पंचायत चुनाव को लेते हुए। इस दौरान हमारे और कप्तान साहब के जॉइंट भ्रमण है, पूरे क्षेत्र में चल रहा है। कल हम लोग बड़ा गांव, मीना और नोट एवं चिरगांव का निरीक्षण किया गया। आज गरोटा, बमोर और उसके साथ मौरानीपुर, बंगरा। तो गरोटा नगर पंचायत है, हमारा तहसील का मुख्यालय है, लेकिन गुरसराय और बमोर ब्लॉक्स में, मौरानीपुर और बंगरा ब्लॉक्स में निरीक्षण चल रहा है। बढ़ेंगे आगे, कोरोना संक्रमण की बात कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए यूपी सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, कोलकाता, बिहार राज्य से आने वाले यात्रियों की विशेष नजर रखने को कहा है। और ऐसे में इसी को लेकर कानपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की सेंट्रल स्टेशन सिटी साइट पर कैंप लगाकर जांच की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।